1% of the documents were released. And this is something that you guys also should actually do a little bit of elaborate discussion around it. I think there's a lot more to talk about. Now, third thing about specifically on Iran. मेरा क्वेश्चन देखिए, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होता है. मेरा अपना अभी अमेरिका भी परफेक्ट नहीं है. इंडिया इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट कंट्री. बट just because you are not doing something right or I am not doing something right as a country, किसी और कंट्री का अथॉरिटी और अधिकार नहीं बनता कि हमारे कंट्री में अटैक करा जाए. कभी ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अटैक कर रहे, कभी कम्युनिज्म उनके पॉलिटिक्स के हिसाब से कर रहे, कभी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, कभी रिलीजन, कभी ये कभी वो. द अंडरलाइंग रीजंस डजंट रियली मैटर एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन आप अमेरिका या वेस्टर्न मीडिया आप देखेंगे, सारे गलत है. वेनेजुएला गलत था, ईरान गलत है, ग्रीनलैंड को हड़पना ठीक है. अब ग्रीनलैंड के बारे में भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप कनाडा बोले हैं या फ्रांस बोले हैं, कब कोई और बोले, इट वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज देयर ओन, वन ऑफ देयर ओन वर द टारगेट. आज तक उन्होंने तो मुंह बंद के बैठे हुए थे. तो ये सॉर्ट ऑफ लाइक रूल फॉर दी, नॉट फॉर मी. आप ओबे करोगे, हम डिक्टेट करेंगे, हम जो बोलेंगे आप वो सुनोगे. तो अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्री की शब्द मैं यूज इसलिए नहीं करना चाहती कि दैट इज रॉन्ग वे, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक समझाने के लिए कोई भी और कंट्री कुछ करे तो वो सही नहीं है. और लेकिन हमें हमारे ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए. ये जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है, हमें इसके बारे में बात बहुत जरूरी करना चाहिए. ऑन टॉप ऑफ इट, यहाँ पे जो सिचुएशन ईरान की हो रही है, आप देख लीजिए ईरान की आज इस हालत में सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस. ईरान के ऊपर 12,485 सैंक्शंस लगाया गया आज तक, उसमें से 9,000 के ऊपर अभी भी एक्टिव है. ईरान की जो अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है, खराब हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस. आप वो सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया जैसे कंट्री के ऊपर लगा के रखो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकते हो. वेनेजुएला के लीडर को पकड़ के लेके आके यहाँ पे आप एक फेक नैरेटिव में पकड़ा के कोई नार्को टेररिस्ट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट टुडे. Not a single headline at all. It is gone from the news cycle. तो unfortunately ये क्या चल रहा है, ये there is lot going on. My point is domestic politics is targeting and shaping the international politics also. और ट्रम्प का एजेंडा तो सिंपल है, मैं सबसे पावरफुल हूँ, मेरा कंट्री सबसे पावरफुल है, और आई विल डू वट एवर द हेल आई वांट टू डू एनीवेयर एनी टाइम. nobody can do anything for me. मेरा बाल भी नहीं बका कर सकता. ये एक एजेंडा, ये एक रेटरिक एंड नैरेटिव ही इज ट्राइंग टू सेट अप फॉर 250 years of anniversary of United States. That's it, simple. नहीं, और इससे पहले हमने देखे अमेरिका में बहुत सारे शासक रहे, लेकिन इस तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स, इस तरीके का एक वन मैन शो लेकर चलने जैसी स्थिति इससे पहले नहीं देखी गई, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को सम और द अदर वे हैम्पर करती हुई डेफिनेटली नजर आ रही है. और इस पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. विंग कमांडर आलोक साय साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आलोक साय साहब, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ. इससे पहले हम कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की बात कर रहे थे सर, उसकी तैनाती, फिर आपके दो चेहरे हैं, दिखाने का चेहरा और जिस पर आप काम करते हैं वो और. बैकडोर डिप्लोमेसी को पूरी तरीके से खत्म करने वाला अगर आज की तारीख में कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी राष्ट्रपति. फिर वो बात करते हैं कि हम तो शांति लाना चाहते हैं, लेकिन शांति और स्थिरता ऐसे थोड़ी आएगी. अगर आप काउंटर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कर देंगे तो आप तो सीधे सीधे ऑफेंसिव रेडीनेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. ये डिफेंस तो किसी भी तरीके का नहीं है. आप उसको नाम भले ही कुछ भी दे दीजिए, आप कहते कुछ भी रहिए कि हम तो ये इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज को प्रभावित आप कब तक करते रहेंगे? और क्या ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएगा जब वो ये कह देगा कि हम तो फुल ऑन वॉर पे जाने के लिए तैयार हैं, काउंटर करेगा, तब क्या होगा? यही स्थिति हो चुकी है. ईरान ने खुलकर के अब कह दिया है कि हम भी अब पूरी तरह तैयार हैं, और उसने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है उससे अमेरिका की सांस खुली हुई है. सिर्फ यही कारण नहीं था कि कैरियर के वहां पोजीशनिंग नहीं हुई थी, बहुत सारे और भी कारण है. अमेरिका को और इजराइल को सोचना पड़ेगा कि अपना एयर डिफेंस जो है वो इतना मजबूत है क्या कि वो सारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाएंगे. नंबर एक. नंबर दो, कि जो मध्य
पूर्व में जितने भी अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं वहां पर सारे मिसाइल के आक्रमण को क्या वो 100% रोक पाएंगे? और अगर नहीं रोक पाएंगे तो जहां अमेरिकी जनता या अमेरिकी सैनिक का हताहत होना शुरू होंगे तो विश्वास कीजिए अमेरिका में हंगामा मच जाएगा और ट्रंप की बहुत बुरी स्थिति होगी। ये वहां पर एक ऐसा राष्ट्रपति आ गया है जो डिप्लोमेसी की भाषा जानता ही नहीं है, वो बुलिंग की भाषा बोल रहा है और इस भाषा के कारण अमेरिका ने अपने सारे अच्छे संबंधों वाले राष्ट्रों को अपने से धीरे धीरे दूर कर लिया। आप देखिए कनाडा जो एकदम अमेरिका के साथ रहता था वो अब दूर हो गया है, वो अब अमेरिका से अपने आप को डिफेंड करने की बात कर रहा है, कैसे करेंगे। और पूरा यूरोपियन यूनियन वहां से उससे दूर चला गया। अब अमेरिका का साथी बचा कौन? एक इजराइल, जो चलिए हमारा बहुत अच्छा साथी है इजराइल, लेकिन वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में जो उथल पुथल मचा दी है वो सिर्फ इस बुलिंग लैंग्वेज के कारण ट्रंप ने पूरा रीअलाइनमेंट हो रहा है। भारत के लिए बहुत अच्छा है ये, भारत के लिए अच्छा क्योंकि हमसे और भी देश अब जैसे यूरोपीय यूनियन और बहुत सारे देश जुड़ेंगे, लेकिन अमेरिका को 10 बार सोचना पड़ेगा ईरान के ऊपर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर दिया है और एयर डिफेंस का अगर कोई नया चीज अमेरिका ने डेवलप किया है उसके बूते पर वो भले आक्रमण करने की सोचे, लेकिन अगर नहीं तो आक्रमण करने के बाद अमेरिका का भी कोलेटरल डैमेज होगा। जी हाँ पूर्णिमा जी, वेरी वेल सेड सर। और शशांक साहब, आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर एक लाइन चल रही है, लोग कह रहे हैं लिखने वाले कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि अपने ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स नहीं है, ईरान भी अपने साथ कई लोगों को लेकर चलता है, ईरान की भी अपनी मजबूती है और ईरान जब फुल ऑन वॉर एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा यूएस की तरफ से लिए गए किसी भी एक्शन को लेकर, तो ये तो एक मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर पैदा होगा और इससे पूरी दुनिया में किसी का भी कोई भला नहीं होने वाला है। अगर ये सुपर पावर देश का राष्ट्रपति नहीं समझ रहा है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति सब समझ रहे हैं, उनका काम करने का तरीका थोड़ा भिन्न है अपने पुराने राष्ट्रपतियों से। आपको याद होगा पहले भी जो है अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने अपने वॉर्स को लेकर गए हैं दूर दराज के इलाकों में, और फिर उसके बाद में आपको याद होगा 1973 में फिर कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अगली बार कोई वॉर होगी तो वो कांग्रेस का अप्रूवल लेना आवश्यक होगा। लेकिन अभी जब बात हुई तो उन्होंने बात मान ली कि नहीं, वो उसके प्रेरोगेटिव्स को नहीं रोक सकते हैं सरकार के और राष्ट्रपति के। तो मैं समझता हूं कि ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और ईरान का और अमेरिका का तो बहुत पुराना 36 का आंकड़ा है, जिसमें एक समय में ईरान ने अमेरिका के डिप्लोमेट्स को भी और उनके एम्बेसी को भी बंद करके रख दिया था, और फिर जब उन्होंने छुटाने की कोशिश करी थी तो उनके हेलीकॉप्टर सारे के सारे वो रेगिस्तान के अंदर ही ध्वस्त हो गए थे। तो एक तरीके से अमेरिका की साख में नीचे गई। आपको याद होगा पहले भी जो है अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने अपने वॉर्स को लेकर गए हैं दूर दराज के इलाकों में, और फिर उसके बाद में आपको याद होगा 1973 में फिर कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अगली बार कोई वॉर होगी तो वो कांग्रेस का अप्रूवल लेना आवश्यक होगा। लेकिन अभी जब बात हुई तो उन्होंने बात मान ली कि नहीं, वो उसके प्रेरोगेटिव्स को नहीं रोक सकते हैं सरकार के और राष्ट्रपति के। तो मैं समझता हूं कि ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और ईरान का और अमेरिका का तो बहुत पुराना 36 का आंकड़ा है, जिसमें एक समय में ईरान ने अमेरिका के डिप्लोमेट्स को भी और उनके एम्बेसी को भी बंद करके रख दिया था, और फिर जब उन्होंने छुटाने की कोशिश करी थी तो उनके हेलीकॉप्टर सारे के सारे वो रेगिस्तान के अंदर ही ध्वस्त हो गए थे। तो एक तरीके से अमेरिका की साख में नीचे गई थी, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि उसको फिर से दोबारा उभारें। दूसरी बात यह है कि अगर हम वाइडर एंगल में देखें तो वेनेजुएला से तेल जो चीन को जाता था वो उन्होंने अब रोक दिया है। अब दूसरा उनको कोशिश कर रहे हैं कि ईरान से भी जो चीन को तेल मिल रहा है सस्ते दामों पर, उसको भी रोक दिया जाए, और अगर अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बातें जो हैं ये वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की भी है कि जो उनका चीन और रूस के साथ में चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो अमेरिका नए एनिमीज़ को, एडवर्सरीज को ढूंढ रहा था, और उस समय उनकी किताबों में उनके एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे उनको नए एनिमीज़ मिलेंगे। ग्रीनलैंड का भी एक इरादा था कि यूरोप के अंदर भी कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जिनके ऊपर हमला किया जा सकता है। लेकिन फिर यूरोपियन देशों ने भी उनको समझाया कि नहीं, वो मिडिल ईस्ट का और वेस्ट एशिया के ऐसे हैं जो कि बहुत ही इसके डेमोक्रेसी के खिलाफ और सिक्योरिटी के खिलाफ हैं, तो पहले उन पे हमला किया जाए, तो वो करा गया। दूसरा
यूक्रेन और रूस का युद्ध हम देख रहे हैं कि चले जा रहा है, लगातार चला जा रहा है, बीच बीच में बात होती है शांति की, फिर भी रुक नहीं पाता है। अब जो है मसला चला है कि वेनेजुएला तेल के जो है रास्ते जो कहीं और जा रहे हैं, जो भारत के ऊपर जिस प्रकार से सैंक्शंस तो नहीं कहूँगा, टैरिफ्स लगी हैं, उसका एक ही पर्पस ये है कि आप तेल क्यों खरीद रहे हैं, तेल हम दिलवाएंगे आपको और अपने दामों पे जहां मिल सकता है हम दिलवाएंगे, अरे आपकी क्या साहब, पर क्यों जरूरत है। दिलवाएंगे ट्रम्प? भारत को जहां से तेल खरीदना है भारत वहां से तेल खरीदेगा। वो भारत ने चीन कह को दिया है जहां तो से भारत तेल का नंबर खरीदना है बाद में वहां से आएगा। तेल खरीदेगा। यूएस क्यों बताएगा कि भारत को तेल कहां से खरीदना है, किसके साथ क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, किसके साथ क्या रिश्ता रखना है। यूएस अपने हिसाब से सब कुछ गौरीशंकर गुप्ता साहब करना चाहता है। जो बात शशांक जी ने कही उससे ये तो साफ है कि वो चीन को एक संदेश देना चाहता है, वो रशिया को एक संदेश देना चाहता है। लेकिन अभी तक हमने चीन को देखा था विस्तारवादी सोच वाला देश। ट्रम्प क्या कर रहे हैं? ट्रम्प जब ग्रीनलैंड की बात करते हैं, ट्रम्प जब वेनेजुएला की बात करते हैं, आप तो अपने नेटो को तोड़ रहे हैं। वो नेटो जो हमेशा से इंटैक्ट रहा, आप डेनमार्क घुसते, आप उसमें घुसकर अपने नेटो को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो आप ट्रम्प तो यही सब कर रहे हैं ना, वो तो अपनों को भी नहीं छोड़ रहे। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आप वो जो मुनरो डॉक्ट्रिन को आजकल डोनरो डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है, उन्होंने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो लैटिन अमेरिका है वो उनका बैकयार्ड है, उसमें तो कोई दखल अंदाजी करेगा नहीं। और वहाँ पे जिन जिन इनकन्वीनियंट जो लोग बैठे हुए हैं रेजिम में, उनको वो चेंज करने की धमकी ऑलरेडी दे चुके हैं, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे कोलंबिया हो, और जरूरत होगी तो वो और धमकी दे देंगे। लेकिन ये जो यहाँ का जो मिडिल ईस्ट का जो केस है वो बड़ा डिफरेंट है। इसका डिफरेंस ये है कि इनके अलाइज हैं अमेरिका के यहाँ पर। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा अलाई है उनका, ओमान बहुत बड़ा अलाई है उनका, कतार बहुत बड़ा अलाई है। तो उनके साथ वो मिलके ये काम करेंगे, क्योंकि अगर वो अलाइज उनका साथ नहीं देंगे तो इजराइल की सिक्योरिटी है उसको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो वो उनकी जो राय होगी ना, जो गल्फ देशों की 5-6 जो देश हैं गल्फ के, जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी राय जब होगी कि अगर आप करिए, तभी वो अमेरिका यूएस प्रेसिडेंट हैं आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो पागल जरूर लगते हैं यूएस प्रेसिडेंट कई लोगों को, लेकिन वो पागल है नहीं, वो काफी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाले भी हैं। लेकिन उनका जो मूव है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, वो सबको सस्पेंस में रखते हैं। और यही कारण है कि लोग उनको अब पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के अलाइज जो हैं वो भी बड़े सस्पेंस में पड़े हुए हैं उनकी वजह से। लेकिन एक चीज बड़ा क्लियर है, वो अमेरिका को डोमिनेंट पोजीशन में वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीन की डोमिनेंस हटे। उन्होंने वेनेजुएला से चीन को हटा दिया है, अब ईरान से उन्होंने चीन को हटाने की ठान ली है, वो भी वो कर देंगे। और वो चाहेंगे कि ईरान में भी उनकी जो फेवरेबल उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके आदेशों का पालन करने वाली गवर्नमेंट वहां पे बने। और इसी के लिए उन्होंने ये पूरा आर्माडा वहां भेजा है। वो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, और उस शो ऑफ स्ट्रेंथ से वहां की जो इंटरनल जो रेबेलियन चल रही है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, और उस रेबेलियन को स्ट्रेंथ मिलने से वहां पर रेजिम चेंज के चांसेस और अच्छे हो जाएंगे। और उसमें जो है इजराइल का रोल, जो उनकी जो स्पाई एजेंसी है उसका रोल भी काफी तेज हो रहा है। और इन सबको मिला के उनका इंटरनल जो इंस्टेबिलिटी ईरान में वो लाना चाहते हैं, उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो अटैक करेंगे डायरेक्टली, वो सिंपली कुछ आइडेंटिफाइड टारगेट्स को जरूर एयर अटैक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई सेना का भेजना और डायरेक्ट वार करना अभी मेरे को बिल्कुल इसकी संभावना बट गुप्ता साहब, मेरा एक आती। काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि आपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज का जिक्र किया। इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिका का सैन्य बेस है। अभी हमने पिछले कुछ समय में देखा कि इन्होंने कहा कि भाई शांति बनाए रखिए, थोड़ा सा ठहर जाइए ट्रम्प को, इसीलिए तो बीच में हमने कुछ दिन शांति देखी। लेकिन फिर अगर इन एयरबेस का इस्तेमाल करके अटैक किया जाता है यूएस की तरफ से ईरान पर, और ठीक है फुल फ्लैजेड नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर जगहों पर होता है, स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके किया जाता है, और फिर उसकी तरफ से काउंटर आता है, तो इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर भी तो खतरा है। इसीलिए तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज नहीं चाहेंगी कि उनकी जमीन पर यूएस एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके का हमला ईरान पर हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं पूर्णिमा जी, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि उनकी देशों में ये जंग आए, वो उस जंग का आयात नहीं करना चाहती हैं।
और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को प्रेशराइज किया हुआ है कि आप जंग नहीं करें, सिर्फ इंटरनल रेबिलियन से सरकार को चेंज करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे पिछली बार B-52 बम्बर से उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक किया था, उस तरह का अटैक उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां स्टोरेज होता है, उस जगह पे ये फिर कर सकते हैं और उसको बड़े सावधानी से करेंगे, जिससे कि ईरान को पता नहीं लगेगा, जैसे पिछली बार उन्होंने किया था, और उसमें पूरी सावधानी रख के ये करेंगे। लेकिन फिर भी आप सही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं चिंगारी भड़क सकती है और उसमें गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि वो वार स्केल, मतलब लार्ज स्केल पे वार किसी हालत में अभी नहीं होगा, इसकी संभावना मेरे को बहुत कम नजर आ रही है। वेरी वेल सेड सर। और जो जिस बात का जिक्र भी पूर्णिमा नाथ जी ने किया था, जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं यूएस के अंदर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जो जिस तरीके के समीकरण हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट वाला नैरेटिव ट्रंप जरूर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वॉर पोस्चरिंग को दिखा के एक डोमेस्टिक अप्रूवल बूस्ट फॉर श्योर ट्रंप को चाहिए। शायद इस वजह से भी ये कोशिशें उनकी देखने को मिल रही हैं।